हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है आईपीसी एंड नॉमेनक्लेचर। तो चलिए फटाफट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो सबसे पहले आपको यही लेक्चर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। द कंपाउंड विच वेयर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बॉडीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग बॉडीज से मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, लाइफ या फिर लिविंग बॉडी। बात समझ में आ रहा है, सभी लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब जहाँ पे देखो बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, इसके बारे में फटाफट देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ही स्टेटेड दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी प्रोटेक्टेड बाय लिविंग बॉडीज। समझ में आ रहा है। बर्जीलियस ने ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो केवल और केवल लिविंग बॉडीज से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, बर्जीलियस ने। लेकिन सुनो ध्यान से, बाद में एक वोलर थे, एक साइंटिस्ट थे वोलर, गिव द फर्स्ट ब्लो टू वाइटल फोर्स थ्योरी। जो वाइटल फोर्स थ्योरी था किसका, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वो किसका था। तो याद रखिएगा बर्जीलियस ने दिया था, ठीक है। क्या बोला था उसमें, ये भी याद रखिएगा कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा लिविंग बॉडीज से ही मिलेगा। लेकिन वोलर ने उनको गलत साबित किया, और वोलर ने किया एक एक मतलब कि कह सकते हो कि लैब में उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। ये देखो यूरिया, आपको पता होगा कि यूरिया जो होता है वो लैब में बनाया गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। किससे, तो ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट कंपाउंड कौन सा था, तो वो यूरिया था, NH2CO NH2। किससे बना था, तो अमोनियम साइनेट से बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। किससे बना था ये भी पूछ लेगा आपसे। तो जब आप अमोनियम साइनेट को काफी लंबे समय तक हीट करोगे, प्रोलॉन्ग हीटिंग करोगे, तो यूरिया यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। अगर हम क्लासिफिकेशन बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इसमें ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों होता है। ओपन चेन को हम लोग एसाइक्लिक बोलते हैं, क्लोज चेन को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों होते हैं। अगर हम बात करते हैं ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक की, तो फटाफट देखो, इन विच नो क्लोज चेन, जिसमें क्लोज चेन नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन चेन। जैसे मान लो ये चीज क्या है, ये ओपन चेन है। अगर ऐसे कर दोगे तब तो ये क्लोज हो जाएगा ना। तो ओपन का मतलब जो ओपन होगा, क्लोज का मतलब जो क्लोज होगा। लेकिन ओपन को एसाइक्लिक भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस बात करते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। सेचुरेटेड का मतलब होता है इन विच वनली सिंगल बॉन्ड, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो। जैसे ये सिंगल बॉन्ड सी मेथेन है, एथेन है ना। जैसे एल्केन है, आपको पता होगा कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 है। जैसे अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करो तो C2 और S6 आ जाएगा, एथेन। समझ में आ रहा है। तो ये एल्केन हमारा हो जाएगा। तो एल्केन या सेचुरेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं, इन विच वनली सिंगल, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एल्केन है ना, इसमें जैसे पैराफिन, याद रखिएगा एल्केन को हम लोग पैराफिन बोलते हैं। आप बोलो सर पैराफिन का मतलब, पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, जो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। आपको पता होना चाहिए कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, पाई नहीं होता है। अगर पाई नहीं होगा तो उसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि पाई होता है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि पाई टूटता है तो रिएक्शन होता है, इसमें पाई ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे जैसे मेथेन हो गया, मेथेन को मार्स गैस भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मतलब कंपाउंड विथ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है। अगर कार्बन जैसे एल्कीन और एल्काइन हो गया, अगर कार्बन कार्बन की भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ में आ गया। फिर अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब केवल कार्बन ही हो, केवल पूरे साइकिल में कार्बन हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब एक जैसा, देखो सब एक जैसा ही है ना, जैसे बेंजीन हो गया, ये सब क्या है, होमोसाइक्लिक है। तो दिस साइकिल हाइड्रोकार्बन इन विच द रिंग पार्ट फॉर्म बाय कार्बन एटम वनली। बात समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन भी होगा। लेकिन अगर कार्बन के टॉप कोई और एटम आ जाए, जैसे ये देखो, ये सब भी साइक्लिक ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, हेट्रो। हेट्रो का मतलब समझ में आ गया, हेट्रो और होमो में क्या डिफरेंस है, तो याद रखिएगा ये सब। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन। कार्बन में हम जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। जैसे मैं अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, इसको ऐसे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 देता हूँ, बताइए फटाफट। यहाँ पे फटाफट बताइए आप लोग कि ये जो कार्बन है ये क्या 1 डिग्री है। आप बोलोगे सर ये 1 डिग्री कार्बन क्यों है। ये 1 डिग्री कार्बन इसलिए है क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये केवल और केवल एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये जो कार्बन होगा ये 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये जो कार्बन है ये दो दो कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री होगा। और ये जो कार्बन होगा ये 4 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो कार्बन अटैच है ये चार चार कार्बन से अटैच है, 4 डिग्री हो जाएगा। वैसे ये भी 1 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही देखो,
डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है ये देखो, तो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये भी देखो एक ही से अटैच है केवल डायरेक्ट इससे, इससे ये देखो 1 डिग्री, समझ में आ रहा है? अच्छा 1 डिग्री कार्बन तो समझ में आ गया, 2 डिग्री का समझ में आ गया, 3 डिग्री, ऐसे अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा उसको 3 डिग्री बोलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, तो 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा उसका 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 और ये 3, मतलब कि टोटल 12 आ जाएगा। तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ये देखो CH3 है, एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री होगा। ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये देखो 1 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है ये सारे। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मैंने बता दिया, अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन होगा तो ये सब क्या होगा, देखो 1 डिग्री होगा, है ना, 1 डिग्री। ये कार्बन देखो 3 डिग्री है तो हाइड्रोजन ये कौन सा होगा, 3 डिग्री। इस तरह से आप यहाँ पे सारी चीजें बता सकते हो। यहाँ पे देखो यार, कुछ हम लोग रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड, ऑक्सीजन कंपाउंड तो नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब ये जो जो भी हमारा ये कंपाउंड है ना, इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझिएगा। एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म को तो समझते हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मान लो मेथेन है, तो क्या आप मेथेन को ऐसे फैला के लिख सकते हो, चाहे आप CH4 को ऐसे भी लिख सकते हो, बट चाहे उसको पूरा ऐसे फैला के लिखते हो, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। तो ईच एटम इज क्लियरली रिटन, ये सब बच्चों के लिए होता है जो मतलब स्टार्टिंग अभी बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं ना, उनको ये सिखाया जाता है कि देखो ऐसे ऐसे, है ना। बट आप लोग तो यार फिर से मतलब नीट और जेई वाले हो, तो फिर समझ में आ रहा है। तो ठीक है, मतलब पढ़ लेते हैं। एथेन क्या होता है, देखो एथेन में, ये देखो एथेन को पूरा इस तरह से फैला के लिखा गया है, कितने सिग्मा कितने पाई अपना काउंट कर सकते हो, पाई तो वही नहीं फिलहाल। बेंजीन को बिल्कुल ऐसे लिखोगे, है ना, तो इसको बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर आप ये हाइड्रोजन वाइड्रोजन ना लिखो, बस ऐसे लिख दो, बेंजीन को ऐसे भी तो लिख सकते हो, जहां पे कॉर्नर निकला होता है याद रखिएगा, वहां पे हमेशा कार्बन होता है। तो ये सब कार्बन कार्बन है। बाकी कार्बन देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। अगर आप बेंजीन बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा, ऐसे 6 कार्बन का बेंजीन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो जहां पे कॉर्नर निकला हो याद रखिएगा, या जहां पे जैसे मान लो ये चीज है, आपको पता है इसमें कॉर्नर यहाँ निकला है, यहाँ पे निकला है, तो जहां जहां कॉर्नर होता है वहां पे हमेशा कार्बन होता है, और जहां पर ये खत्म हो जाएगा वहां भी कार्बन ही होता है, ठीक है। और इनके साथ जो हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोजन बोलेंगे, तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH2, ये भी CH2, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन कहाँ कहाँ है, ये कार्बन 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 है, ये कार्बन। बेंजीन में 3 3 पाई बॉन्ड होता है, 3 पाई बॉन्ड लगा दिया। अभी काम करिए, कार्बन कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगता है ना, सॉरी, कार्बन के साथ 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे देखो 3 वैलेंसी हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरह से आप C6H6 को बना सकते हो, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन मैंने बता दिया है ना, बिल्कुल ऐसे अपना रिप्रेजेंट कर लो, फैला के मत लिखो, ऐसे ऐसे लिख दो। ये सब क्या बोलते हैं, मतलब अगर हम कोई आपको ऐसे लिख के दे दे और पूछे इसका फॉर्मूला बताओ, बता लोगे कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5, तो C5 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने होंगे, सारा देखो एल्केन है ना, तो एल्केन का फॉर्मूला यह क्या होता है पता है, एल्केन होता है CnH2n+2, इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई नहीं होता है। तो C5 होगा तो H कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा सारी चीजों को। ये सब मैंने आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्राइमरी सेकेंडरी हो चुका है, क्वार्टनरी, हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैं भी आपको बता दूं, चलो इसको अभी आगे सारी चीजें आएंगी। अच्छा, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज का मतलब याद रखिएगा, ऐसी सीरीज जिसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, कितना, CH2 यूनिट का अगर डिफरेंस हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे ये देखो एथिलीन है, ये देखो प्रोपिलीन है, और ये देखो ब्यूटिलीन है, या ब्यूटीन बोल सकते हो, या पेंटीन, ठीक है। क्या इन सब में CH2 का डिफरेंस है, देखो यहाँ से यहाँ CH2, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो सब में CH2 का डिफरेंस है, यानी कि 14 यूनिट मास। CH2 का अगर हम मास निकालोगे 14 आएगा, तो 14 यूनिट अगर मास का डिफरेंस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये सब तो मैंने बता दिया, डिफरेंट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो ये तो सब तो वैसा है। मैं एक काम करता हूँ ना, अपने नोट से पढ़ाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, है ना, क्योंकि जो हैंड रिटेन नोट्स होता है उसमें जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, मतलब इसी पे आप लोग बिलीव किया करो, और यही से आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइबल सिस्टम या फिर कॉमन नेम्स की, तो चलिए फटाफट इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड सिस्टम क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सैचुरेटेड सिस्टम क्या होगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरी चर्चा अच्छे से कर लेते हैं। तो फटाफट देखते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड सिस्टम क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफिक्सियन, है ना, मतलब कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ। ट्राइबल सिस्टम का मतलब कॉमन है। अभी हम लोग IPSC नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग हर चीज का कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। जैसे आपका आपका एक स्कूल का नाम होगा, एक घर का नाम होगा, तो घर वाला कॉमन नेम है, चिंटू पिंटू मिंटू, इस तरह से लोग बुलाते होंगे ना।
स्कूल में, लेकिन स्कूल में नाम बहुत अच्छा होगा, अखंड प्रताप, मतलब ऐसे ऐसे बहुत अच्छे नाम होंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि कॉमन नेम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर आईपीएससी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक कार्बन होगा तो उसको मेथेन बोलेंगे, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से आपको पता होगा। अब इसमें यार कुछ चीज याद रखो, जैसे कि अगर कोई चीज सीधा सीधा चेन में से, नॉर्मल चेन है ना, कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, यानी कि एन पेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। तो एन पेंटेन क्या होता है, एन ब्यूटेन क्या होता है? आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक आना चाहिए। आइसो क्या होता है पता है? आइसो मतलब होता है CH3 ट्वाइस CH। क्या होता है? CH3 ट्वाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं आपको इसको अलग से समझाऊंगा कि आइसो क्या होता है। आइसो याद रखिएगा, आइसो मतलब ही होता है CH3 ट्वाइस CH। अगर कभी आपको ऐसा ग्रुप कहीं पर दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि ये आइसो है, ये पूरा आइसो है, ठीक है। यानी कि क्या मैं इसको आइसोप्रोपिल बोल लूं? चलो एक कार्बन और लगा देता हूँ, CH3। बताओ इसका नाम क्या होगा? देखो इसको देख के समझ में आ गया कि आइसो है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। क्या इसमें एल्केन है? ये सब कुछ एल्केन है, यानी कि आइसो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार एक और होता है नियो, याद रखना। नियो, नियो का मतलब समझता हो? नियो का मतलब होता है 3 कार्बन, सॉरी। तो यहाँ पे अगर CH3 थ्राइस C लिखा हो, याद रखिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ, CH3 थ्राइस अगर C ऐसे लिखा हो, इसको बोलते हैं नियो, ठीक है। तो देखो CH3 थ्राइस C, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहां तक पूरा क्या कहेंगे? नियो। चलो एक कार्बन और लगा दिया, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये तो हो गया नियो वाला पार्ट। कितने कार्बन टोटल है? 5, यानी कि पेंटेन। तो क्या बोल देंगे? नियो पेंटेन बोलेंगे। तो यानी क्या होता है? आइसो क्या होता है? नियो क्या होता है? आई होप यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जैसे ये देखो, देख रहे हो, ये आइसो है, और यहाँ पे देखो CH2, और एक बॉन्ड ऐसे फ्री है, यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, याद रखना। अभी यहाँ पे कुछ आप जोड़ सकते हो, यानी कि आइसोब्यूटिल बोलेंगे, या आइसोब्यूटिल बोलेंगे। समझ में आ गया? इसको देखो एल्केन बोलेंगे। एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, इसका नाम मेथेन नहीं है, याद रखना। एक बॉन्ड ऐसे फ्री है ना, तो इसे कभी भी आपको इल लगा दिया, लास्ट में इल लगाना है आपको, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। क्या बोल देंगे? याद रखिएगा, मेथिल। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं तो CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे एक कार्बन, और यहाँ पे CH2, और ये, इसको अगर मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं इसको नियो बोलूंगा? नियो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक नियो है, और इसमें 5 कार्बन, तो नियो, और ये पेंटिल हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। नियो क्या होता है बता दिया। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब होता है एल्कीन। तो जो एल्कीन होता है ना, हम लोग उसको एल्कीन को ओलिफिन बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा, और ये सब देख लीजिए। इसको क्या बोलेंगे? देखो ये आइसो हो गया, तो आइसोब्यूटिलीन बोलेंगे। एल्कीन में जो सफिक्स होता है ना, सफिक्स होता है, देखो कोई भी नाम होता है प्रेफिक्स पर सफिक्स दो चीजों से लिखते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रेफिक्स आपको हमेशा ढूंढना है, कभी भी नेमिंग लिखोगे, और सफिक्स ढूंढना है। तो प्रेफिक्स प्लस सफिक्स इज इक्वल टू पूरा नेम हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, CH4 है, आपको पता है CH4 एल्केन होता है। CH4 जो होता है वो एल्केन होता है, ये बात आपको पता होगा। अगर CH4 एल्केन है, इसका मतलब इसका जो प्रेफिक्स होगा वो एल्क होगा। एल्क का मतलब एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मेथ, है ना। 2 कार्बन होगा तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेस, इस तरह से लिखते हैं ना। तो एल्क हो गया। अब बताओ क्या ये एल्केन है? यानी कि इसका जो सफिक्स होता है एल्केन में वो एन होता है। तो मेथ धन एन क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। तो प्रेफिक्स से हो गया ये सफिक्स हो गया, इज इक्वल टू टोटल आपका यहाँ पे नेम हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप लिखे हुए आपके सामने, इनको आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये विनाइल और एनिल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे विनाइल और एलिल ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप बोलते हैं। और CH2 डबल बॉन्ड CH और एक CH2 और लगा दूं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिल। क्या बोलते हैं? एलिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में कभी आपको मिलेगा तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये हमारा विनाइल हो जाएगा और ये हमारा एलिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम बता सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्लोरीन, तो क्या मैं इसको विनाइल क्लोराइड बोलेंगे? क्या मैं इसको विनाइल और क्लोराइड बोल सकता हूँ? देख लीजिए सभी लोग आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। एल्काइन तो आपको पता होगा, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये सब छोटी छोटी चीजें मुझे पता है, बट क्या करते हैं, जो बच्चे मतलब जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आसान है, मतलब उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा, और बाकी सबके लिए तो आसान होगा। इसलिए सबको देखना है साथ में, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो सबको साथ साथ लेकर, अगर जिनको आता होगा तो आगे बढ़ के जाके सीधे आईपीएससी देख सकते हो। बट ठीक है यार, देख लो, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है ना। तो CnH2n-2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन। क्या बोलते हैं?
एल्काइन बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मेथिल और ये एसिटिलीन हो गया, इसको बोलेंगे CH3 तो डाई मेथिल एसिटिलीन हो गया CH3, और ये देखो मेथिल आइसोप्रोपिल एसिटिलीन हो गया, ठीक है। तो फटाफट देख लो, मतलब इसमें क्या बताना मुझे। एल्किल हैलाइड कैसा होता है आपको पता है ना। एल्किल का मतलब ये देखो, ये ग्रुप होता है एल्किल, इसको बोलते हैं एल्किल। जैसे मान लीजिए अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन 3 आ जाएगा, सोच के देखो। एल्किल का फॉर्मूला याद रखिएगा, CnH2n+1 होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिल। क्या बोल देंगे, मेथिल। इन लगा देना, याद रखना, कभी ऐसा ये चीज आपको दिख जाए ना, ये चीज तो याद रखना उसमें इन लगाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे देखो, इसको क्या बोलेंगे देखो, टर्सरी बोल सकते हैं, टर्सरी। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, क्या वो 3 कार्बन से अटैच है, इसको टर्सरी भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री ब्रोमाइड बोल सकते हैं, या इसको 3 डिग्री ब्रोमाइड बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। एल्कोहल कैसे पहचानेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो एल्कोहल होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOH। जैसे मान लो अगर आप n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो C2 आ जाएगा, H5OH आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। तो याद रखिएगा, तो ये एथिल। बाकी ये विनाइल, विनाइल तो लगा ही लोगे आप लोग, है ना। विनाइल क्या होता है, मैंने बताया था, CH2 डबल बॉन्ड, CH को विनाइल बोलते हैं, तो विनाइल अल्कोहल ये हो जाएगा, सोच के बताओ। एलिल लिखना होगा तब, एलिल लिखने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH। 3 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल कैसे लिखोगे, सोचो। टर्सरी अल्कोहल क्या हम ऐसे लिखेंगे, CH3 मतलब एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच होगा वो 3 कार्बन से अटैच है। टर्सरी का मतलब इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। कहने का मतलब ये है, एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच होगा वो कितने कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी का नाम से क्लियर है, सेकेंडरी का मतलब 2 होता है ना, तो यानी कि अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच होगा वो 2 कार्बन से अगर अटैच होगा, जैसे ये देखो, क्या मैं इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है, वो 2 कार्बन से अटैच है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फर्स्ट मेंबर आप ट्राई, ठीक है, ये सब तो। ग्लिसरॉल याद रखिएगा, फर्स्ट मेंबर आप ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, है ना। तो 3 OH से जो पहला कंपाउंड बनता है, 3 OH से, उसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। और 2 OH से जो पहला कंपाउंड बनता है उसे हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, क्या पता आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है, याद रखिएगा। ईथर कैसे पहचानते हैं, पता है ना। ईथर का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, याद रखिएगा। जैसे एक ऑक्सीजन होगा, इधर भी कुछ कार्बन होंगे, चलो मान लो 1 कार्बन 2 कार्बन कुछ भी आपने लगा दिया, 1 कार्बन मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। अगर आप बोलोगे सर इधर मैंने एथिल लगा दिया तो, इधर मैंने एथिल लगा दिया तो, CH2 CH3 लगा दिया तो कुछ मत करिएगा, पहले ABCD में कौन आएगा, एथिल आता है ना, तो पहले एथिल आएगा फिर मेथिल, तो एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा, है ना। एथिल मेथिल ईथर, जैसे ये देखो एथिल मेथिल ईथर, इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल प्रोपिल ईथर, इस तरह से आप बोल सकते हो, समझ में आ रहा है। इधर देखो CH3 ट्वाइस CH है, तो इधर भी CH3 ट्वाइस CH है। क्या मैंने आपको CH3 ट्वाइस CH का मतलब आइसो बताया था, आइसो याद है, तो क्या ये डाई आइसो प्रोपिल हो जाएगा ना, डाई आइसो प्रोपिल ईथर हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो, सिंपल सी बात है ना। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड में आपको पता होगा, जिसमें CHO ग्रुप होता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, तो HCHO को फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे, CH3 CHO को क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन एल्डिहाइड। इस तरह से आप एल्डिहाइड को भी बोल सकते हो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कीटोन कैसा होता है, कीटोन का मतलब CO होगा, CO ग्रुप होगा, और दोनों तरफ अगर कार्बन कार्बन आ जाए इसको कीटोन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कीटोन और कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप होगा और दोनों तरफ कार्बन कार्बन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे CH3CO को बोलते हैं एसीटोन या फिर डाईमेथिल कीटोन बोल सकते हो, इधर मेथिल इधर कीटोन, तो डाईमेथिल कीटोन या फिर एसीटोन बोलो। इसको डाई एथिल कीटोन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल या एथिल मेथिल बोलेंगे। पहले ई आएगा ना, आप सोच रहे होंगे पहले ई आएगा, ABCDE, तो एथिल मेथिल कीटोन। इधर देखो, इधर मेथिल है, इधर क्या है, प्रोपिल है, पहले मेथिल आएगा तो मेथिल, ABCDEFGHIJKLM, यम पहले आएगा फिर पी आएगा, तो मेथिल एथिल कीटोन हो गया, इस तरह से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानते हो, पता है, RC, इसमें COH ग्रुप होगा, जिसमें COH ग्रुप होता है उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जैसे HCOH को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, CH3COH को बोलते हैं एस्टिक एसिड, CH3CH2 को बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से आप सबका नाम लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। डाइकार्बोक्सिलिक क्या होगा, डाइकार्बोक्सिलिक का मतलब जिसमें 2 COH होगा उसको डाइकार्बोक्सिलिक बोलेंगे। इसको मेलोनिक एसिड बोलते हैं, देख रहे हो, CH3COH CH2, और इसको सक्सिनिक एसिड, ये सब कुछ नाम है, आप लोग देख सकते हो, आगे आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। एसिड के डेरिवेटिव पता है, एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि RCO, है ना, ये हो गया,
अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं तो क्या मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता हूँ? इसी को तो बोलता ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता हूँ। चलो मैंने OH की जगह पे Cl लगा दिया। क्या लगा दिया? Cl। इसको देखो RCO तो है ही, इसके जगह पे फिर Cl लगा दिया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो एसिड क्लोराइड बोलते हैं। मैं चाहूं तो यहाँ पे OR लगा दूं। अगर RCOOR हो गया, इसको क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। और चलो मैं यहाँ पे RCO, फिर यहाँ पे मैंने OCOR लगा दिया इस तरह से। इसको याद रखिएगा, एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारा क्या होता है? एसिड का डेरिवेटिव होता है। इमाइड होता है ना, RCO NH2 को क्या बोलते हैं? जैसे RCO था, है ना, इसमें NH2 लगा दो तो इसको क्या बोलते हैं? एमाइड। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। जैसे HCO NH2 को क्या बोलेंगे? फॉर्मेमाइड। दो कार्बन है CH3CO, तो दो कार्बन तो क्या बोलेंगे? एसिटेमाइड। तीन कार्बन यहाँ पे देखो, CH3CO NHCH3 है, तो यहाँ पे N मेथिल आ जाएगा। ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है CH3CO और NH और CH3। तो ध्यान से देखो, ये तो एमाइड है ही, लेकिन यहाँ पे मेथिल लग गया हाइड्रोजन की जगह पे, तो N मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? N मेथिल। और यहाँ पे एसिटेमाइड बोलेंगे। देख लीजिए, एसिटेमाइड हो जाएगा, तो N मेथिल एसिटेमाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो दो दो मेथिल लग गया, तो N डाई मेथिल एसिटेमाइड हो गया। इस तरह से भी याद रखिएगा। एस्टर मैंने बता दिया है। एस्टर में कौन सा ग्रुप होता है मैंने बताया? जैसे मान लो HCOO, मैंने बताया था SCOR होता है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे मेथिल फॉर्मेट, है ना। तो इसको मेथिल बोलेंगे, ये फॉर्मेट हो जाएगा, तो मेथिल फॉर्मेट। इसको क्या बोलेंगे? देखो, मेथिल प्रोपियोनेट बोल सकते हो। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे IPSC में सारी चीजों को। बाकी ये एनहाइड्राइड है। ये एनहाइड्राइड मैंने बताया था। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, CH3COO ये पूरा बनता है एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसमें दो कार्बन है ना, देखो दोनों कार्बन है, दो ही कार्बन लेना, इसमें दो ही कार्बन को देखना। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? दो कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एसिटिक। तो एसिटिक एनहाइड्राइड पूरे का नाम होगा, याद रखने का। इसमें चार कार्बन मत लेना, दो ही कार्बन लेना। तो इसको क्या देखो, दो कार्बन देखो, तो एसिटिक एनहाइड्राइड। ये देखो, तीन कार्बन, तो प्रोपिनोइक एनहाइड्राइड। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे दोनों चेंज हो गया, यानी कि एक तरफ आपका प्रोपिनोइक आ गया, एक तरफ एसिटिक आ गया। तो पहले ए आएगा, तो एसिटिक प्रोपिनोइक एनहाइड्राइड आ जाएगा। इस तरह से याद रखना है। एमीन क्या होता है? जिसमें NH2 ग्रुप होता है, RNH2। इसको बोलते हैं कौन सा? 1 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इसको 1 डिग्री बोलेंगे, तो मेथिल और एमीन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन दो दो कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो यहाँ पे 2 डिग्री एमीन या डाई मेथिल एमीन बोलेंगे। यहाँ पे 3 डिग्री एमीन बोलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप सारी चीजों को देख सकते हो, इसमें कोई भी डाउट आपको? देखो यार, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं मान के चलता हूँ ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट हाँ, ये चैप्टर है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आगे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी जो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ये पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको पहले से आता है। देख लो, क्या दिक्कत है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। अगर हम साइनाइड की बात करते हैं जिसमें CN ग्रुप होगा, देखो मेथिल साइनाइड हो जाएगा, एथिल साइनाइड, है ना। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपिल साइनाइड बोलेंगे। इसको आइसो बोल सकते हो, आइसो प्रोपिल साइनाइड। और ये देखो विनाइल बोल सकते हो, तो विनाइल साइनाइड। तो सब कुछ वही है जो मैंने आपको पीछे बोला था। NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। देखो CN को बोलते हैं साइनाइड, अगर N जुड़ा होगा ना किसी बॉन्ड से, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, इस तरह से देख सकते हो। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है, इनका कॉमन नेम देख लो अपना, इनको टॉल्यूइन, इनको याद कर लेना, मतलब आगे मिलेगा। वैसे नहीं भी याद करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे इन सब का नाम आपको भविष्य में, फ्यूचर में देखने को मिलेगा जब आप पढ़ोगे। इसको टॉल्यूइन बोलते हैं, इसको फिनॉल, इसको इनिलीन, इसको बेंजोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एथिल बेंजीन, और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो सारा कुछ वही सिंपल सिंपल सा है। तो दो CH3 होगा तो क्या बोलते हैं? आर्थो। इसको बोलते हैं आर्थो ना। देखो एक बात समझिएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बेंजीन लिख दिया, हमेशा आर्थो मेटा पैरा बेंजीन जैसे बेंजीन के लिए यूज करते हैं। तो बेंजीन मान लो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया, तो इस ग्रुप के जो बगल वाला होगा ना कार्बन, इसको आर्थो बोलते हैं हमेशा। इसको क्या बोलेंगे? मेटा, और इसको पैरा बोलेंगे। आप बोलोगे सर अगर मैं एक ग्रुप को यहाँ लगा दूं तो? अगर मैंने मेथिल यहाँ लगा दिया, ग्रुप यहाँ लगा दिया, अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? अब इसको आर्थो बोलो। तो हमेशा ग्रुप के जस्ट बगल वाला क्या कहलाएगा? तो ये भी आर्थो, ये भी आर्थो, इसको मेटा, इसको मेटा, इसको पैरा। ठीक है, ऐसे याद रखिए। दो CH3 अगर आर्थो पे लगा हो तो देखो, एक को अगर आप ग्रुप मान लो तो दूसरा आर्थो पे है, आर्थो जाइलिन हो जाएगा। मेटा पे होगा तो मेटा जाइलिन, पैरा जाइलिन। दो COH होगा तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड, है ना। इसको आइसो बोलेंगे, देखो, या इसको क्यूमिन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलोगे, बट क्यूमिन भी बोल सकते हो, याद रखना, ये क्यूमिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो आइसो, अगर बेंजीन पर आइसो ग्रुप लगा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या, आइसोप्रोपिल लगा दिया जाए, उसको हम लोग क्यूमिन बोलते हैं। इसको स्टाइरिन बोलते हैं। अगर विनाइल ग्रुप बेंजीन पे लगा दोगे ना, तो विनाइल बेंजीन को ही स्टाइरिन बोलते हैं। ठीक है,
और इसको साइक्लोप्रोपिल, इसको साइक्लोप्रोपिल बोलेंगे, साइक्लोप्रोपिल बेंजीन। इस तरह से बहुत सारे नाम है, आप इनको देख सकते हो एक एक करके। अब हम बात करने वाले हैं IUPAC। तो यार देखो IPSC ही हमारा वैसे मेन इसका जो टारगेट था पढ़ने का। तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे IPSC के बारे में एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले IPSC का आप जानना चाहो तो फुल फॉर्म जान सकते हो, क्या होता है? इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इसको याद रख सकते हो। एनी गिवन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हैज ओनली वन IPSC नेम एंड इट्स वाइस वर्सा, समझ में आ रहा है? तो किसी भी स्ट्रक्चर का केवल एक ही IPSC नाम होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसमें 3 पार्ट होते हैं, वर्ड रूट होता है, सफिक्स होता है और प्रेफिक्स होता है, ये भी याद रखिएगा। वर्ड रूट का मतलब समझ रहे हो? वर्ड रूट का मतलब वही नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन होगा तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, वो सब होता है, ठीक है। बाकी सफिक्स क्या होता है? सफिक्स में 2 सफिक्स होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। द सफिक्स डिनोट नेचर ऑफ लिंकेज बिटवीन कार्बन, कार्बन के बीच में कैसा लिंकेज है, मतलब एल्केन है कि एल्कीन है, कैसा है, वो उस लिंकेज को बताता है। एंड टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब किस तरह का फंक्शनल ग्रुप का टाइप है वो बताता है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या आएगा मैं बता दूं, इसमें आएगा एल्केन, आपका एल्कीन आएगा और एल्काइन आएगा, याद रखना। जो एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है ना, वो प्राइमरी सफिक्स होता है। बाकी उसके अलावा कोई ग्रुप आ जाए उसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो आगे देखो, सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट क्या होता है। तो वर्ड रूट मैंने बताया था कि कार्बन का नंबर, एक कार्बन के लिए मेथ, एथ, 3 प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 20 के लिए याद रखिएगा, इसको आईकॉस बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट। आईकॉस क्या बोलते हैं? आईकॉस, ठीक है, DC20 को, 20 कार्बन को। अब यहाँ पे आ जाइए, सफिक्स मैंने बताया था कि सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स होगा। प्राइमरी सफिक्स में कौन कौन आता है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन में सफिक्स क्या होगा? एन लगा दोगे, एल्कीन के लास्ट में इन लगा दोगे और एल्काइन में आइन लगा दोगे, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे इसका नाम लिखना होता है, इसमें बताओ कितने कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट आपको पहले लिखना है। तो देखो कभी भी किसी का नेम लिखो ना, IPSC का जो नेम लिखने का रूल होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वो मैंने यहाँ पे बताया होगा कहीं ना कहीं, कहाँ बताया है, एक सेकंड, अगर वो मिल जाएगा तो फिर काफी अच्छा। हाँ ये देखो, देख रहा हो, सबसे पहले कभी भी आप IPSC लिखो, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ सारी चीजों को, यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। कभी भी आप IPSC रूल लिखो, IPSC नेम लिखो, पहले प्रीफिक्स लिखा करो, ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट लिखो, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखो, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखो। इस तरह से आपको IPSC नेम को लिखना है। आप बोलोगे सर वर्ड रूट तो समझ में आता है, प्राइमरी सफिक्स में भी समझ में आता है, ये प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में डिफरेंस बता दो तो सही रहेगा। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या किया करो, सबसे पहले मैं आपको चलो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बताता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है, इसको समझो। देखो ये अगर आपको केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाला कोई इस तरह से चेन वेन वाला दिखे ना, तो टेंशन ना लो। इसमें क्या कोई एल्कीन है? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। सब एल्केन ही है ना, इसमें टेंशन आपको नहीं लेना। बस क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, मतलब जो सबसे लंबा चेन है ना, उसको डिसाइड कर लो। तो क्या सबसे लंबा चेन यही होगा जो मैंने 1 2 3 यहाँ पे काउंटिंग की है? क्या सबसे बड़ी चेन यही होगी? नीचे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आओगे छोटा चेन हो जाएगा। अब यार इस चेन को अगर आप ध्यान से पूरा देखिए, यहां से लेके यहां तक, तो क्या इस चेन को, इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन, इसको पेरेंट चेन बोलेंगे। याद रखिएगा, इनके अलावा जो कुछ भी होगा उसको हम प्रेफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। जैसे ये 3 नंबर पर जो ये निकला हुआ है मेथिल, ये मिथाइल जो है, क्या ये प्रेफिक्स होगा? यानी कि हम बोल सकते हैं 3 पर क्या लगा है? मिथाइल लगा है। और कितने कार्बन है इसमें? 9, तो 3 मिथाइल हो गया, पूरा एल्केन है, तो 3 मिथाइल तो आपका प्रेफिक्स हो गया। वर्ड रूट क्या लगाओगे 9 कार्बन के लिए? नॉन लगाओगे, मैंने बताया था। और प्राइमरी सफिक्स क्या लगाओगे? एन लगा दोगे तो नोनेन हो जाएगा, तो 3 मेथिल नोनेन हो गया। क्या इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स था? नहीं था, तो अभी हम लोगों ने नहीं लगाया। तो कहने का मतलब ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मान लो इसी पेरेंट चेन में कोई CHO लग जाता, COH लग जाता, इसी पेरेंट चेन में अगर कोई ये सब लग जाता, उसको क्या बोलते हैं? उसको सेकेंडरी सफिक्स बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अभी इसको हम आगे लोग देखेंगे। फिलहाल याद रखिएगा, पेरेंट चेन के अलावा अगर कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई ग्रुप दिख जाए आपको अलग से, ठीक है, साइड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले सबसे लंबी चेन देख लो, तो मुझे लगता है सबसे लंबी चेन यही होगा, 1 2 3 इस तरह से देखो, यही सबसे लंबा चेन होगा। आप बोलोगे सर इधर भी जाता है तब भी वैसा होता है, लेकिन इधर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। जब आप ऐसे मानो, देखो जब आपने इसको डिसाइड कर लिया, तो इसमें ध्यान से देखो, तो 2 आपके प्रेफिक्स है। कौन कौन सा? एक ये प्रेफिक्स है, एक ये प्रेफिक्स है, तो 2 प्रेफिक्स आ जाएगा ना, सोच के देखो।
मतलब दो प्रेफिक्स यहाँ पे अगर एक तो मान लो ये भी प्रेफिक्स है, लेकिन दो प्रेफिक्स यानी टोटल 3 प्रेफिक्स आ जाएंगे। सोच के देखो, आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, लेकिन अगर हम अगर ऐसे मानते तब भी कितने कार्बन है? 6 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। आप बोलोगे सर एक काम करो, आप ऐसा करो ना, ऐसा करो आप ऐसे ले लो, यहाँ पे भी देखो 9 आ रहा है, यहाँ पे आप ऐसे मान लो तब भी देखो 9 ही आ रहा है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है कि इसमें दो ही सफिक्स है, सॉरी दो ही प्रेफिक्स है। तो देखो जब नंबर आप प्रेफिक्स जहां पे ज्यादा होंगे आप उसको आप हमेशा उसको लोगे। यहाँ पे दो ही प्रेफिक्स आ रहा है ना, तो दो वाला गलत होगा, जो 3 में आ रहा है उसको करिएगा, ठीक है? मैंने नीचे से यहाँ से शुरू होगा। क्लियर? चलो, नेम वेम तो कर ही लोगे ना, नेम में क्या दिक्कत है? नेम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर आप इसको इसका नेम लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ? पहले मैंने क्या किया, पेरेंट चेन को डिसाइड कर लेती, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, देख लो ये पेरेंट चेन हो गया। काउंटिंग किधर से करते हैं? काउंटिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से हमारा प्रेफिक्स नजदीक होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों प्रेफिक्स है नंबर 2 पोजीशन पे लगे, नंबर 1 नंबर 2 यहीं से करेंगे ना, नंबर 3 नंबर 4 नंबर उधर से करोगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो प्रेफिक्स नजदीक आना चाहिए पास में। तो 6 7 8 और 9। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो तो 2 डाई मिथाइल लिखोगे, दो पे दो दो मेथिल, एक ही मेथिल एक ही मेथिल, तो 2 डाई मिथाइल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पे 3 पे आइसोप्रोपिल लगा हुआ है, तो 3 पे आइसोप्रोपिल लगा हुआ है, और कितने कार्बन है? 9, तो क्या लिख देंगे? नोनिल लिख देंगे, खत्म। इस तरह से चीजों को आप कर सकते हो। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर हम सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखें तो वो भी कर सकते हो आप लोग, है ना? लोकेंट रूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो अब देखो लोवेस्ट सेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब ये है, देखो इसमें तो आप ये डिसाइड कर लोगे कि हमारा पेरेंट चेन तो यही है, सबसे बड़ी चेन यही है, यही हमारा पेरेंट चेन होगा, इससे बड़ा चेन तो नहीं दिख रहा है, ठीक है? अब लोवेस्ट लोकेंट का मतलब ये है काउंटिंग किधर से करें। देखो प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई? अगर आप इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, ध्यान से सुनना, 7 8 9 10 11। अब यार एक बात बताओ, इसमें जो हमारा प्रेफिक्स आ रहा है, प्रेफिक्स किस किस पोजीशन पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, 5 पे, 7 पर और 9 पर, ऐसे आ रहा है, देख लो। एक तो 3 पर आ गया ये वाला, फिर 5 पर, फिर 7 पर, फिर 9 पर, ऐसे हो गया। यानी 3 5 7 9 याद रखिएगा। जब हम लोगों ने किधर से किया? राइट से काउंटिंग किया तब। चलो एक काम करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। लेफ्ट से करो तो, लेफ्ट से करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है? यानी कि अब जो प्रीफिक्स आएगा वो 3 पे आ रहा है, पहले देखो 3 पर आ गया, एक 4 पर आ गया। प्रीफिक्स का मतलब वही साइड चेन वाला, 4 आ गया और 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, बस यही है ना? तो देखो 3 5, ये कैसे? 3 पर हो गया, 4 पर हो गया, 5 पर हो गया, 6 पर थोड़े ना होगा, हाँ 7 हो गया, 9 हो गया। इधर से कैसे 4 ही आया था? इधर 3 था, 4 5 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे 8 भी होगा, ठीक है? अब सही है, ठीक है? अब बताओ इसमें से कौन विनर है? विनर कौन है ये देखना है। देखो ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो पहले तो दोनों इक्वल आ गए, लेकिन बाद में विनर कौन है? क्या दूसरे नंबर पे विनर डिसाइड हो गया? बिल्कुल। पहले पर तो विनर डिसाइड नहीं हुआ कि देखो दोनों में से जो कम होगा वही विनर होगा। तो पहला तो दोनों 3 3 है, तो दोनों में से कोई विनर नहीं है। यहाँ देखो 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, दोनों में से विनर कौन होगा? ये नीचे वाला। तो नीचे 4 आ गया ना, अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, या लोवेस्ट सम भी लगा सकते हो। चाहे आप सबको सम निकाल के भी कर सकते हो, सबका ऐड कर दो तब भी कर सकते हो, सबको ऐड करके भी आप चेक कर सबको, देखो इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, जिसकी वैल्यू छोटा आ जाए उसी को हम लोग लेके करेंगे। या फिर ये भी लगा सकते हो लोवेस्ट लोकेंट या लोवेस्ट सम, जो भी करना है करो, मतलब एक ही होता है दोनों का, ठीक है? अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ जाए तो आप डाई ट्राई, जैसे 2 बार आ जाए तो डाई लगा दो, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, इस तरह से, ठीक है? तो याद रखिएगा डाई ट्राई को हमेशा इग्नोर करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कभी डाई ट्राई को मत लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? जब भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, क्योंकि जब भी हम लोग आईपीएससी लिखेंगे हमेशा अल्फाबेटिकल से लिखेंगे, तो आपको कभी भी डाई ट्राई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना, उसको इग्नोर करना है। अभी मैं सब एग्जाम्पल बताऊंगा। नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसको भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, तो 3 पर मिथाइल आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3, 3 पर इथाइल आ रहा है। बताओ 3 पर इथाइल आ रहा है और 3 पर मिथाइल आ रहा है, तो कौन सा सही होगा? क्या ये सही होगा इथाइल वाला? बिल्कुल, तो ये वाला हमारा सही होगा, क्योंकि इथाइल में जो ई है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? आगे देखो एक दो रूल इसमें और है, 2 3 रूल और है, वो बता देता हूँ। नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो कभी आपने पेरेंट चेन बनाया, पेरेंट चेन चलो मैंने बना लिया, तो पेरेंट चेन ऐसे बनेगा, बट सबसे लंबा चेन यही होगा, 1 2 3 4, ये 5 है ना?
इधर से नीचे नीचे बनाओगे ना तो 1 2 3 4 ही आएगा, यानी कि ये सबसे लंबा चेन होगा, देख सकते हो आप लोग। इससे बड़ा चेन कोई बन ही नहीं पाएगा, आप बना के चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी होगा प्रीफिक्स होगा, यहाँ पे एथिल है, इथाइल है, और यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इसका तो हमको डायरेक्ट नाम तो पता नहीं है इस कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ये भी एक प्रीफिक्स ही तो है, तो पहले प्रीफिक्स का ही तो नाम लिखेंगे, बट इसका कोई डायरेक्ट नाम तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे तो क्या करेंगे, इनको अलग से हम लोग नेमिंग कर लेंगे। लेकिन ये एल्किल ग्रुप होगा, ध्यान सुनो, नेमिंग कैसे करेंगे इसको, तो इसको अलग से काउंटिंग कर लो। कैसे करोगे, 1 2 3, देख रहे हो 1 2 3, यानी कि 1 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, तो 1 2 डाई मिथाइल। देखो ये पूरा 5 पोजीशन पर है, तो 5 पर क्या लिखोगे, 1 2 डाई मिथाइल लिख दोगे। कितने कार्बन थे इसमें, 3 कार्बन थे, 1 2 3। अब बताओ 3 कार्बन, तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपिल, यहाँ पे प्रोपिल लिखोगे या प्रोपाइल लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये देखो एल्किल ग्रुप है ना, ये ऐसे लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये प्रीफिक्स है। इसमें आपको मैंने बताया था कहीं पर अगर ऐसा दिखे तो इसको इल बोलते हैं, इल, तो प्रोपाइल हो जाएगा या प्रोपिल हो जाएगा, याद रखना। और 7 पर एथिल लगा हुआ तो एथिल लिख देना, ठीक है। पहले डी आएगा तभी ई आएगा, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद ट्राइडेकेन आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्राइडेकेन का मतलब 13 कार्बन है ना, 13 कार्बन को क्या बोलते हैं, ट्राइडेकेन। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगर मान लो, एक बात समझना आप लोग, कहीं पर अगर मान लो डाई ट्राई पहले से आ गया है, तो फिर से अगर आपको डाई ट्राई यूज करना है तो मत यूज करिएगा, हमेशा 20 लगाइएगा। क्या लगाइएगा, 20। 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, और 4 के लिए टेट्रा किस होता है, याद रखिएगा। आप लोग सर समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया, देखो अगर इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल हो तो, अभी एग्जाम्पल मैं कराऊंगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है। इसको देखो, अगर मान लो अभी मैंने एल्कीन की बात कर ली, सारा एल्कीन वाला हो चुका है, अब मैं एल्कीन और एल्काइन की बात करने वाला हूँ। रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा तब क्या करेंगे, या डबल, केवल डबल होगा, ट्रिपल होगा तब क्या करेंगे। तो याद रखना, जो पेरेंट चेन आप डिसाइड करोगे ना, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना ही चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। भले ही चेन छोटा हो जाए चलेगा, लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड आना ही चाहिए। डबल ट्रिपल अगर एक बार आ गया, फिर आप क्या करो, लंबी चेन को डिसाइड कर लो। जैसे यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे काउंटिंग ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 इधर से मतलब नहीं है, भले हमारा चेन छोटा हो जाए। अब ये क्या काम करेगा, प्रीफिक्स, किसका काम करेगा, प्रीफिक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर आप इसका नाम लिखोगे तो नाम क्या लिखोगे बताओ, अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे काउंटिंग कर ली, नीचे से काउंटिंग करोगे ऊपर से करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रीफिक्स नजदीक आ रहा है, तो 3 4, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि 2 पर क्या हो जाएगा, जो प्रीफिक्स है 2 पर क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल। तो ब्यूटिल बोल सकते हो या 2 ब्यूटाइल बोल सकते हो। अब देखो 1 और 1 2 3 4 है, इस पर एल्कीन है। आपको पता है अगर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन में हम किसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे, 1 को या 2 को, तो मानेंगे 1 पर है। तो जो लोवेस्ट होता है उसको मानते हैं। तो 1 और 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो मानेंगे 1 पर है, तो 1 3, यानी कि डाई 1 3 डाई इन बोलेंगे ना, 1 3 डाई इन बोलेंगे। या फिर इसको 1 3 डाई और 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो इसको ब्यूटीन भी बोल सकते हो, क्या 1 3 डाई ब्यूटीन, या 1 2 डाई इन ब्यूटेन, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे ये देखो, पेंटा 1 4 डाई बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ब्यूटा 1 3 डाई बोल दो, ज्यादा सही रहेगा। इसको ऐसे कर दो ना, इसको ऐसे कर दो, 2 ब्यूटिल, मैंने क्या बोला, 2 ब्यूटिल बोल दो। रूल से करेंगे, रूल से, एक्चुअली मैंने रूल को यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इसको रूल से करते हैं। तो रूल से करोगे तो क्या आएगा, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स क्या है बताओ, प्रीफिक्स यहाँ पर है 2 ब्यूटाइल, सही लिखा है। उसके बाद वर्ड रूट क्या होता है, देखो 4 कार्बन की चेन आपने बनाया था, तो यहाँ पे ब्यूट लिख देंगे, तो ब्यूटा हो जाएगा। अब देखो 1 3, उसके बाद सफिक्स लगा दो, तो सफिक्स यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था ना। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, और प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा 1 3 डाई इन आ जाएगा, तो 1 3 डाई। बस ये चीज आपको लिखना है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल है, दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट हमेशा एल्कीन से शुरू करोगे। कहां से, हमेशा तब शुरू करोगे एल्कीन से, यानी कि काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 इस तरह से। यानी कि इसमें पहले क्या लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है, रूल मैंने आपको बता दिया, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे फिर वर्ड रूट। क्या कोई प्रीफिक्स है, नहीं, सब कुछ साइड चेन पर ही है, सब कुछ देखो साइड चेन पर ही है, मतलब सॉरी, सब कुछ पेरेंट चेन ही है, इसमें साइड चेन है ही नहीं, इसका मतलब इसमें प्रीफिक्स है ही नहीं। इसका मतलब इसमें 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, पहले वर्ड रूट, तो पेंट आ गया। प्राइमरी सफिक्स ही लिखेंगे, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स ही है, सेकेंडरी तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, पहले इन आएगा, यानी कि पहले ई आता है फिर वाई आता है, तो 1 पे इन लगा है,
और 4 पर आइन लगा है तो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा तो 1 इन बोलेंगे, 4 और 5 के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा तो 4 पर आइन बोलेंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। तो कभी भी अगर आपको प्रेफरेंस याद रखना, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो प्रेफरेंस का ऑर्डर याद रखना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप अगर कोई लगा तो उसको प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड को देते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फिर प्रीफिक्स या साइड चेन को देते हैं। कुछ समझ में आया? तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप से मान लो एल्कोहल आ जाता, ये सब आ जाता, तो पहले आप इसी को देते ना, तब आप फंक्शनल ग्रुप को ही देते। फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लो CHO हो गया, COH हो गया, ये सब। प्रीफिक्स में क्या क्या लेते हैं पता है? प्रीफिक्स में जैसे याद रखना, इसमें जनरली हम लोग हेलोजन लेते हैं और एल्किल ग्रुप लेते हैं। याद रखना हमेशा यही आप लोग प्रीफिक्स यूज करोगे। जो साइड में होता है, जो साइड में होता है उसी को प्रीफिक्स बोलेंगे। तो या तो हेलोजन हो सकता है या तो एल्किल ग्रुप होगा, यही दोनों आपको जनरली देखने को मिलेंगे। इनको बिल्कुल लास्ट में आप इनका ऑर्डर रखा करो, है ना, इनका प्रेफरेंस का ऑर्डर सबसे लास्ट में रखो। बाकी जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड वेसिड कुछ आ जाए तो ऐसे आप लोग इनको हमेशा ऊपर रखोगे। अभी बताऊंगा इसका एग्जाम्पल तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने आपको सारी चीजें एक बार शॉर्ट में समझा दी हैं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो, जब मैं आप IPSC का नेम आपको लिखाऊंगा तो सबसे पहले ये बताओ, क्या इसमें लॉन्गेस्ट चेन रूल मैंने पढ़ा दिया है? लॉन्गेस्ट चेन रूल कैसे डिसाइड करते हैं हो चुका है, इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मैंने बताया कि जहां पे पोजीशन सबसे नजदीक होगा सब्स्टिट्यूएंट का मतलब वही प्रेफिक्स को बोलते हैं। तो क्या हम उधर से काउंटिंग करेंगे? विद्यार्थी यहाँ से काउंटिंग करेंगे, इसको याद रखिएगा। जो थर्ड है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, मैंने बताया था कि लोवेस्ट लोकेंट रूल वाला है ना, वैसे 1 2 3 करके काउंट कर लिया करा। उसके बाद लोवेस्ट सम रूल बता दिया, चाहे लोवेस्ट लोकेंट लगाओ चाहे सम लगाओ, बात एक ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रूल है वो है प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर देन 1। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो डाई ट्राई ये सब लगा देंगे, हो चुका है, मैंने बता दिया है। उसके बाद अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पर एथिल लगा है, मेथिल लगा है, तो मैंने बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ई पहले आएगा तो ई वाला डिसाइड करेंगे, ये भी हो चुका है। 7 वाला कॉम्प्लेक्स वाला मैंने बता दिया है। उसके बाद आगे देख सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, ये सब तो हो चुका है, ये सब हो चुका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये मैंने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बता दिया कि जब भी पेरेंट चेन आप बनाओगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसमें रहना ही चाहिए, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तब हम कैसे उसका IPSC करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए और इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप कोई आ जाए तो जैसे ये देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो याद, जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता था तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को जरूर आप लेते थे, वैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को आपको जरूर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो OH फंक्शनल ग्रुप आ गया तो OH को कंसीडर कर लो। देखो काउंटिंग हमेशा कार्बन की करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंसीडर करके ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन, सबसे लंबा चेन यही होगा। ठीक है, तो यानी कि देखो इसमें ये इसको क्या बोलेंगे? इसको सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे, बताया था मैंने। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स हो गया साइड चेन, ये साइड चेन है ना, यानी कि 2 पर इथाइल आ गया तो 2 इथाइल प्रीफिक्स आ गया। वर्ड रूट पेंट हो गया, 5 कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स एल्केन है तो एन लगा देंगे, है ना। उसके बाद देखो सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल है तो 1 ऑल हो गया। मैंने बताया था कि प्रीफिक्स में केवल 2 चीजें लिया करो, क्या क्या? मेथिल एथिल वाला एल्किल वाला कुछ आ जाए और क्लोरो ब्रोमो इस तरह से आ जाए, इन दोनों को बस याद रखिएगा, इनको प्रीफिक्स की तरह पे हम लोग यूज करने वाले हैं। बाकी सबको हम सफिक्स मानेंगे, वो भी सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि प्रियोरिटी हमेशा ग्रुप का लिया करो, फंक्शनल ग्रुप का। मैंने पीछे लिखाया था ना कि फंक्शनल ग्रुप के प्रियोरिटी सबसे ऊपर मानोगे, तो यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप है तो 1 पे ये आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि एल्केन एल्काइन आपको पेरेंट चेन में लेना ही लेना है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी लेना ही लेना है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप चीजों को करें, कितना आसान हो सकता है ये। देख रहे हो यहाँ पे देखो कीटोन है तो काउंटिंग इधर से करो 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया। कितना आसान है, देख रहे हो। चलो बाकी तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखो ये आपका क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। ये क्या होगा? ये मैंने बताया था ब्रोमीन है तो क्या होगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। ये भी प्रीफिक्स है ना, यानी कि 4 पर क्या लगा है? ब्रोमो, तो 4 पर ब्रोमो लगा है, 6 पर मेथिल लगा है। उसके बाद वर्ड रूट क्या होगा? 7 कार्बन है तो हेप्ट लिख देंगे, एन लगा देंगे प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा तो 2 ओन लगा देंगे, हो गया। इसको चाहे शॉर्ट में लिख लो। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये सब नाम आप लोग एक बार देख लेना जरूर, किस तरह से काउंटिंग वाउंटिंग सब वही से लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे ऊपर रखोगे, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद प्रीफिक्स या साइड चेन को बिल्कुल लास्ट में आप उनको काउंटिंग में रखोगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। जैसे ये देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में याद रखिएगा हमेशा अल लगाते हैं। इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसको हम अल बोलते हैं। कहीं पे सेकेंडरी सफिक्स का मैंने लिखा है कि नहीं,
एक बार मैं आपको दिखा देता तो ज्यादा अच्छा रहता। देखो दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं होगा जरूर, ये लिखा है शायद, ठीक है, हाँ इसको याद रखिएगा। अगर आपको मान लीजिए बहुत सारे सेकेंडरी सफिक्स अगर आपको दिख जाए, एक ही क्वेश्चन में आपको दो दो सेकेंडरी सफिक्स दिख जाए, तब कैसे ऑर्डर डिसाइड करोगे? तो याद रखिएगा, तब याद रखिएगा, ये देखो, देख रहे हो, सबसे ऊपर एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ऊपर होता है, याद रखना प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखोगे। दूसरा नंबर सल्फोनिक एसिड SO3, उसके बाद आप क्या रखोगे? इसको एस्टर बोलेंगे, फिर एसिड क्लोराइड रखोगे, फिर एमाइड रखोगे, फिर नाइट्राइल रखोगे, फिर आइसोनाइट्राइल रखोगे, फिर एल्डिहाइड रखोगे, कीटोन। ये ऑर्डर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट में आप लोग इसको रखोगे हैलोजन वाले को, ठीक है, मतलब हैलोजन वाले को रखोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? इसका अगर सफिक्स में लिखूं तो COH को क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। अगर आपको सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे COH को लिखना है ना, तो आप क्या लिखोगे? ओइक एसिड, समझ में आ रहा है? इसको क्या लिखोगे? ओइक एसिड लगा दोगे लास्ट में। SO3 को क्या लगाओगे? सल्फोनिक एसिड। एस्टर को OH लगाते हो, इसको याद रखना, सफिक्स के तौर पे इनको, अगर कभी इनको सफिक्स के तौर पे यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। COCl को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? OL क्लोराइड लिखते हैं। एमाइड को लिखोगे तो एमाइड लिख दोगे, CN को लिखोगे तो नाइट्राइल लिख दोगे, आइसोनाइट्राइल। उसके बाद एल्डिहाइड को याद रखना, अल लिखते हैं, क्या? अल होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये सब क्या लिखा है? अगर इनको हम कभी प्रेफिक्स की तरह यूज करेंगे, कभी मान लो कभी अगर हम इनको प्रेफिक्स तरह यूज करेंगे तो ये प्रेफिक्स लिखा हुआ है, देख रहे हो, ये सब प्रेफिक्स होता है। जैसे साइनो, यहाँ पे देखो लिखा है कार्बोक्सिक ना, तो ये सब आप बोलोगे सर ये कैसे COH प्रेफिक्स हो सकता है? तो कभी मान लो इसको पेरेंट चेन में नहीं लिया गया, इस कार्बन को, इसके कार्बन को, तो उसको हम क्या मान लेंगे? उसको हम प्रेफिक्स मान लेंगे। अगर ये पेरेंट चेन में आ जाता है, अगर मान लो इसको पेरेंट चेन में आपने काउंट कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सफिक्स बोलेंगे। अगर आपने COH को काउंट नहीं किया, इसके कार्बन को काउंट नहीं किया, तो वो हमारा प्रीफिक्स आ जाएगा। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार कीटोन को कीटो या फिर ओन लगाते हैं, ओन याद रखिएगा। तो इसको हम लोग जब सफिक्स यूज करेंगे तो ओन लगाएंगे, और एल्कोहल को जब प्रीफिक्स यूज करोगे तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और सफिक्स यूज करेंगे तो ऑल बोलते हैं, तो पता होना चाहिए। SH को थायोल बोलते हैं, NH2 को एमीन बोलते हैं, समझ में? अब ये जो यहाँ पे जो बुक में लिखा है ना, ये जो बुक में लिखा है और जो मैंने लिखा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो बुक में लिखा है ये सब, ये जो बुक वाले ने लिखा है वो सब क्या है? प्रेफिक्स की तरह पे इसको यूज कर रहे हैं, और जो मैंने लिखा है ये सफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा सारी चीजों को। जैसे ये देखो, ये सब क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें COH लगा हुआ है, ठीक है, ये CH2 है, CH है, CH2। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे काउंटिंग आप करोगे तो यहाँ से काउंटिंग करोगे, क्योंकि ये देखो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे। अब बताओ क्या COH की काउंटिंग हो गई? क्या COOH की काउंटिंग हो गई? बिल्कुल हो गई ना काउंटिंग। इसका मतलब आप इसको एज ए सफिक्स यूज कर रहे हो ना, काउंटिंग करो तो सफिक्स यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे OH देखो साइड चेन आ रहा है इसमें, तो साइड चेन है तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी बोलेंगे, ऑल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी बोलेंगे, एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी, देख रहा हो, 3 हाइड्रोक्सी, वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट। तो पेंटेनोइक एसिड, मैंने बताया था अगर एसिड एज ए सफिक्स यूज होगा तो हम उसको ओइक बोलते हैं। देखो लिखाया था कि नहीं? दिखा दूं, ये देखो, क्या मैंने बताया था कि ओइक लगाते हैं, ओइक, तो यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? आगे देखो, यहाँ पे देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। काउंटिंग यहाँ से करेंगे COH से, क्योंकि मैंने बताया था COH सबसे ऊपर होता था, याद करो, प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन था? COH। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंटिंग करेंगे। क्या ये जो चीज आ रही है, क्या मैंने बताया था डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब पेरेंट चेन में आना ही चाहिए। क्या ये जो CHO है ये, इसकी काउंटिंग हुई? क्या इसकी काउंटिंग हुई? नहीं। अब ये किसकी तरह यूज करेंगे? प्रेफिक्स की तरह या सफिक्स की तरह? तो इसको हम लोग यहाँ पे एज अ प्रेफिक्स यूज करेंगे। कुछ समझ में आया? एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, यानी कि CHO को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? CHO को हम लोग यहाँ पे फॉर्मिल बोलते हैं। मैंने बताया था कि इसको फॉर्मिल बोलते हैं ना, पीछे बताया था, एज अ प्रीफिक्स। और यहाँ पे क्या CN की काउंटिंग हुई? इसमें भी तो कार्बन था लेकिन काउंटिंग हुआ नहीं, तो इसको भी एज अ क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो इसको हम लोग साइनो बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 साइनो, और 5 पर देखो फॉर्मिल लगा है, तो 3 साइनो 5 फॉर्मिल, पहले C आएगा फिर F आएगा, ABCD में पहले C आएगा, तो 3 साइनो पहले लिखेंगे, फिर 5 फॉर्मिल, और फिर क्या आ जाएगा? वही 5 हेप्टेनोइक एसिड, वर्ड रूट आ जाएगा, और इसका ओइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। देख रहे हो कितना आसान है? तो पहले आपको प्रीफिक्स यूज करना है ना। तो इन सबको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स है जब बोल सकते हैं, जब इनकी काउंटिंग आप नहीं करोगे। जैसे CN का काउंटिंग नहीं हो रहा है, इसकी काउंटिंग नहीं किया, पेरेंट चेन के बाहर है ना, साइड चेन पर है, इसलिए हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे? एज अ, याद रखिएगा, सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है।
चलो ये सब चीजें आप फिर कर लोगे, जैसे वो था वैसे इन सबको भी आप देख लेना आराम से। पीछे का मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो आप लोग जानते हो। ये छोटी छोटी चाहे चीजें आप जान सकते हो, जैसे ये देखो एस्टर। कभी भी अगर आपको एस्टर का आईपीएससी नाम लिखना हो ना, जैसे आर है, सीओ है, ओ आर डैश, पहले आप इसको देख के क्या पहचान पा रहे हो कि ये एस्टर है। एस्टर का जो नाम होता है याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एल्किल, याद रखिएगा इसको बोलते हैं एल्किल, और इसको बोलते हैं एल्केनोइड। क्या बोलते हैं? एल्केनोइड बोलते हैं, यही बस याद रखना है। जैसे मान लो CH3 CO है, O CH3 है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेथिल, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो मेथिल एथेनोइड बोलेंगे, याद रहेगा। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। बाकी तो ये सब तो वही चीजें हैं। और ये देखो, अगर कभी आपको ईथर का करना हो, ईथर का पता है कैसे करते हैं? देखो मेरी बात ध्यान से सुना, ईथर का कैसे करेंगे। तो इधर देखो 2 कार्बन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ईथर जैसे मान लो ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये O है, ये ऐसे है, तो सबसे पहले इसमें क्या, इसमें आप पेरेंट चेन खोल लोगे, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन का अंदर जो लंबा कार्बन होगा, तो लंबा इधर है, किधर है? इधर है, लेफ्ट में। तो 1 2 3 4, यानी कि इसमें ब्यूटेन आएगा। अच्छा, पेरेंट चेन के अलावा जो कुछ भी होगा, क्या हम इसको क्या मानेंगे? इसको हम प्रेफिक्स मानेंगे। तो यानी कि ये हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एथॉक्सी, क्योंकि 2 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसको हम लोग बोलेंगे एथॉक्सी। और कितने कार्बन है? 4, तो बोलेंगे यहाँ पे ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे ही करना। जैसे यहाँ पे देखो, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, O है और यहाँ पे ऐसे है। बताओ इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? ऐसे। इसमें क्या करेंगे? फिर से इधर वाला क्या पेरेंट चेन होगा, 1 2 3 4, तो 2 पर क्या लगा है? एथॉक्सी, तो 2 एथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, तो 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। ऐसे ही आपको करना होता है, याद रखिएगा। एनहाइड्राइड का कैसे करेंगे? वही बताया था, एथेनोइक एनहाइड्राइड। जैसे यहाँ पे देखो 2 कार्बन है ना, तो एथेनोइक, और ये पूरा क्या है? एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड। अगर मान लो अलग अलग हो जाए तब, जैसे ये देखो, देख रहा हूँ, जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो 3 3 कार्बन है एक तरफ 2 2 कार्बन है, तो क्या मैं इसको एथेनोइक प्रोपेनोइक बोलूंगा? एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर दोनों सेम होता तब बस एथेनोइक बोल देते या मेथेनोइक बोल देते। इस तरह से आपको याद रखना। जैसे यहाँ पे देखो, मैं लिख के दिखाता हूँ, SCOO CO, दोनों तरफ सेम सेम है, इसका मतलब बस आपको मेथेनोइक एनहाइड्राइड बोल देना है। इस तरह से आपको याद रखना है। बाकी ये मैंने ऑर्डर आपको बता ही दिया है कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर, प्रियोरिटी ऑर्डर में कौन सबसे ऊपर होता है, इसको याद करना। ऐसे ये सब सारी चीजें हमारा हो चुका है, ये सब बता दिया मैंने आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं एलिज साइक्लिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए कि कोई साइक्लिक कंपाउंड है, उसका कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। बस आपको साइक्लो लगा देना है, ठीक है। तो साइक्लो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। 3 4 कार्बन तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है, साइक्लोहेप्टेन। यहाँ पे देखो ये क्या होगा? साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ गया, तो साइक्लोहेक्सीन आ गया। इसको साइक्लोपेंटीन, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो। अब देखो यहाँ पे काउंटिंग करो, मेरी बात ध्यान से सुनना। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो किसको लेंगे? 1, तो 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर है, तो 1 3 है, और साइक्लो हो जाएगा। उसके बाद साइक्लो, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको वर्ड रूट लिखना है, तो वर्ड रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्स हो गया। और उसके बाद डाइइन हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्साडाइन हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्साडाइन हो गया। तो डाइइन है ना, तो 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन। 1 3 को बाहर लेके कर सकते हो, तो 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन, इस तरह से कर सकते हो सबको, ठीक है। चलो अब इसको क्या बोलेंगे बताओ? मेथिल, इसको मेथिल बोलेंगे, और ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको एथिल साइक्लोपेंटेन बोलेंगे इसे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे ब्यूटिल। देखो 1 2 3 4 ब्यूटिल, और साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। मतलब ये तो सिंपल सा है। थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात क्या है, ये देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ये तो सिंपल सा है, काउंटिंग चाहे जहां से करो, चाहे इसको प्रीफिक्स मान के करो, चाहे इसको, क्योंकि दोनों ही करोगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 पे और 2 पे डाई मेथिल है, तो 1 2 डाई मेथिल हो जाएगा, ये प्रीफिक्स हो गया। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो क्या लिख देंगे? पेंटेन लिख देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये है कि काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? अगर चलो मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, मैं इसको मिटा के फिर से करता हूँ, ध्यान से देखना। चलो मैं इस को लिख लेता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको समझाना चाहता हूँ। यहाँ CH3, और ऐसा ही बेंजीन रिंग में करेंगे, याद रखना, ऐसे ही हम लोग बेंजीन रिंग में भी करेंगे। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करूँ, इसको अगर मान लो कि इसका प्रियोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, वैसे इसको तो मानेंगे ही नहीं, तो 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6, तो क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे देखो 3 पर आपने एथिल लग दिया। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा मेथिल एथिल आ जाए, तो आपको इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करना है।
तो बताओ 1 और 3 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही लिखा है, क्योंकि 1 पर एथिल आएगा ना, ये एथिल है, ये मेथिल है, तो ई और एम में पहले कौन आएगा, ई, तो 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे, अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को, इसमें पेरेंट चेन किसको मानेंगे, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे, तो जिसमें ज्यादा कार्बन होगा उसी को मानेंगे, कुछ समझ में आया। तो ज्यादा कार्बन देखो 4 कार्बन ऊपर था, तो ऊपर वाले को पेरेंट चेन मान लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेफिक्स, तो 2 साइक्लोप्रोपिल ये हमारा प्रेफिक्स हो गया और ब्यूटेन हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये देखो हमारा प्रेफिक्स, ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा ज्यादा कार्बन, तो 3 पे साइक्लोब्यूटिल हेक्सेन हो गया, यहाँ पे देखो 3 पे साइक्लोपेंटिल और हेक्सेन हो गया, कितना आसान है, देख रहे हो। अब इसमें कैसे डिसाइड, मैंने बताया था कि पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आना जरूरी है, मतलब कुछ भी हो जाए ये आना ही चाहिए। देखो यहाँ पे इसको मानेंगे, देख रहे हो, काउंटिंग यहां से करेंगे ना डबल बॉन्ड से, आप बोलोगे सर यहां से करना चाहिए था, नहीं, मैंने बताया था प्रेफिक्स में और डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को हमेशा प्रायोरिटी में ऊपर लेंगे, काउंटिंग हमेशा डबल बॉन्ड से करेंगे, ठीक है। हाँ अगर डबल बॉन्ड ना होता तब यहां से कर सकते थे, तो यानी कि 1 2 3 ऐसे, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, तो 3 पर क्या लगा है, साइक्लोब्यूटिल 1 प्रोपीन आ गया, कुछ समझ में आया। तो ऐसे ही आप सारा कुछ कर लेना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये OH है, आपको पता है कि OH सेकेंडरी सफिक्स होता है ना, मतलब इसका प्रियोरिटी ऑर्डर में ऊपर बताया था मैंने, याद है, प्रियोरिटी ऑर्डर में लिखाया था ना, काफी ऊपर होता है, CH2Cl तो नीचे होता है क्लोरीन, है ना, तो 1 2 3 ऐसे करोगे, काउंटिंग बिल्कुल सही किया गया। अच्छा आपके मन में एक तो डाउट नहीं आ रहा है कि सर ये तो पता है कि चलो OH से काउंटिंग हम करेंगे, लेकिन लेफ्ट जाएंगे कि राइट, तो सोचो लेफ्ट जाएंगे कि राइट, आपने 1 यहाँ मान लिया, अब आपको राइट ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि राइट जाओगे तभी ये Cl आपके पास आएंगे, मतलब जो दूसरा मैंने बताया था लोवेस्ट लोकेंट रूल, याद है, लोवेस्ट लोकेंट रूल या लोवेस्ट सम रूल, अगर आप ऐसे जाओगे तो 1 और 3 पर आ रहा है, एक 1 और एक पे 1, एक प्रीफिक्स 1 पर आ रहा है, एक 3 पर आ रहा है, तो 1 + 3 लिखोगे 4 आएगा। लेकिन वही अगर आप राइट से लेफ्ट से अगर आप करोगे ऐसे, अगर आप काउंटिंग लेफ्ट से शुरू कर दोगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो एक 1 पर आ रहा है, एक 5 पर आ रहा है, यानी कि तो 6 आ जाएगा। अब बताओ 4 है और 6 है, कुछ समझ में आ रहा है, तो लोवेस्ट कौन है, 4, यानी कि ये हमारा करेक्ट है, तो हमेशा आपको लोवेस्ट देखना होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो आना चाहिए, तो काउंटिंग हमेशा डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 3 पर क्या लगा है, देखो पेंटिल, तो 3 पेंटिल साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन है, ई लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से करेंगे, OH से करेंगे, क्योंकि OH है ना, OH हमेशा OS जो होता है एल्किल से ऊपर होता है इसका प्रियोरिटी, तो 1 2 3 इस तरह से करना, मतलब हो जाएगा। अब तो गाइस मैंने आपको शॉर्ट में बहुत सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस कर दिया हूँ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड के बारे में, तो चलिए फटाफट देखो, जितना पढ़ा है ना उतना ही पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीजें आपको बुक में देखोगे मिलेगी, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हाँ जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से कर लेना, खास करके जो साइक्लोहेक्सेन वाला मैंने कराया हुआ है और अभी बेंजीन वाला कराने वाला हूँ, ये दोनों पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यहीं से ही पूछा जाता है, ठीक है। बाकी पूरा ही देख लेना, 1.5 घंटे का वीडियो है, पूरा ही देख लेना। अब हम बात करते हैं बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड। सबसे पहले देखो बाईसाइक्लो अगर हम कंपाउंड की बात करें, इसमें 2 फ्यूज रिंग होगा, देखो एक रिंग आपका ये है, एक रिंग है, तो 2 फ्यूज रिंग होगा विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, तो ये क्या होगा, एक ब्रिज है, ब्रिज का काम कर रहा है। यूज द नेम ऑफ एल्केन करस्पॉन्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, बेस नेम द कार्बन एटम कॉमन, मतलब कुल मिला के सब छोड़िए, फालतू चीजें हैं, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है, ठीक है। तो नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में जो ब्रिज वाला कार्बन है ना, वहां पे लास्ट में 7 आ जाएगा। अब और भी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे ये देखो, ठीक है, इसमें क्या करोगे, यहाँ पे 1 हमेशा ब्रिज से शुरू करना, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग करो, देखो यहाँ पे जब आप नंबरिंग करोगे ना, तो ब्रिज से शुरू करोगे, बात समझ में आ रहा है, ब्रिज से ही शुरू करोगे ना। तो अब यहाँ पे देखो किधर जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हो। देखो सबका नंबरिंग किया हुआ है, और आप फटाफट बताओ इन सबका नाम क्या होगा। देखो मैं अगर नाम की बात करूं, तो पहला जो नाम हो जाएगा कितना हो जाएगा, बाईसाइक्लो तो है ही, इसमें आपको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, जैसे यहाँ पे देखो 2 कार्बन है तो 2 हो गया, 2 कार्बन है तो 2 हो गया, तो 2 2 बीच में 1 है तो 2 2 1 हो जाएगा, और टोटल 7 कार्बन है तो हेप्टेन हो जाएगा, तो इट इज कॉमन नेम ऑफ, समझ में आ रहा है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखो इसका क्या नाम होगा, फटाफट देखो दूसरे सेकंड वाले का, तो बाईसाइक्लो है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो यहाँ पे देखो एक इधर है एक इधर है, बीच में 0 है तो 1 1 0 हो जाएगा, ब्यूटेन 4 कार्बन तो ब्यूटेन लिख देंगे। यहाँ देखो बाईसाइक्लो, तो ये ब्रिज हो गया, इधर कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो ज्यादा वाला पहले लिखना, ठीक है, तो 4 इधर 1 इधर बीच में 0, तो 4 1 0 हेप्टेन आ जाएगा। इधर देखो
बाईसाइक्लो इधर 4 कार्बन, इधर 4 कार्बन, बीच में 0, तो 440 डेकेन हो गया। यहाँ देखो बाईसाइक्लो, इधर देखो 1 2 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो 3 2 2 नोनेन हो गया। 9 कार्बन, देखो 9 कार्बन कैसे है, यहाँ से काउंटिंग करो, काउंटिंग हमेशा ब्रिज से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 9 है ना, ठीक है। इधर देखो बाईसाइक्लो, ये क्या हो गया, ब्रिज 2 2 0 हो गया हेक्सेन। यहाँ देखो 3 3 2 सॉरी 3 3 1 है ना, 3 3 1, तो 3 3 1 हो जाएगा। देखो यहाँ देखो 2 1 0 तो 2 1 0 हो गया। इस तरह से आप सारी चीजों को कर सकते हो। यहाँ पे देखो बाईसाइक्लो 2 2 2, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, तो ये ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। बाईसाइक्लो 1 1 1, तो ये आपका पेंटेन हो जाएगा। तो यार कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो काउंटिंग मैंने बताया था 1, फिर लंबे वाले में जाएंगे, मतलब जो लंबा रिंग होगा उसमें जाएंगे, तो 1 2 3 4 बताया था। फिर यहाँ पे 5 6 7 और लास्ट में 8 आ जाएंगे यहाँ पे बीच में। तो इस तरह से करोगे, तो यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे एक मेथिल आ गया, 8 नंबर पर एक मेथिल आ रहा है, क्या मैं इसको प्रेफिक्स मान लूंगा, तो 8 मेथिल आ गया, बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4, हमेशा देखो शुरुआत हमेशा आपको ब्रिज से ही करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में तो कुछ है ही नहीं, बस 8 पर मेथिल हो गया, मतलब क्या दिक्कत है, कर सकते हो ना। चलो ये सब हो गया। अच्छा ये वाला देखो 1 है ना, 1 है। और सबसे पहले आपको बड़े रिंग में जाना, तो 1 2 3 4, किधर भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे देखो 2 और 6 पे डाई ओन आ रहा है, तो बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टा 2 6 डाई ओन आ गया, क्लियर है। डाई ओन, यहाँ पे जो कीटोन था ना, ये प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है, क्योंकि कीटोन का नंबरिंग हो रहा है, क्योंकि कीटोन जो है सीओ का नंबरिंग देखो, कीटोन जो सीओ सी कार्बन है उसका नंबरिंग हो रहा है ना, ये सफिक्स होगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए स्पायरो में क्या होगा, स्पायरो में कुछ मत करिएगा, बस जो चीज आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में वहां लिखते थे, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा असेंडिंग ऑर्डर लिखना हुआ है, ये बात याद रखिएगा। और पहले स्मॉलर रिंग से प्रोसीड करेंगे, याद रखिएगा, वहां पे पहले बड़े रिंग से प्रोसीड करते थे, यहाँ पे स्मॉलर रिंग से करेंगे। तो स्मॉल रिंग देखो ये है, तो 1 2 3, यहाँ पे यहाँ से काउंटिंग करना है स्मॉल रिंग से, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से देख रहे हो। तो स्पायरो, इधर देखो 2 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है ना, तो 2 4 हेप्टेन हो गया। इधर देखो 1 2, इधर कितने कार्बन है, देखो इधर कितने कार्बन है, ये देखो 1 2 3 4 5, तो 2 5 है ना, और इसको ऑक्टेन बोलेंगे। तो बीच वालों को नहीं लेना, बीच वालों को रहने देना, ठीक है। यहाँ देखो इधर 3 कार्बन है, इधर 5 है, तो 3 5 हो गया नोनेन, इधर 3 है, इधर 5 है, तो 3 सॉरी 4 होगा, 1 2 3 4, हाँ ऑक्टेन हो गया। इस तरह से कर लेना, क्या दिक्कत है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, पढ़ लेना, जितना मैंने पढ़ाया था इतना जानते रहना, अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे। फिर बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो बेंजीन वाला है ना, तो आपको पता है कि बेंजीन है, COH लगा हुआ है, NO2 लगा, आपको पता है कि बेंजीन में जो COH होता है, इसका पोजीशन नंबर 1 पे आएगा, तो नंबर 1 ये नंबर 4 पे आ गया, यानी कि इसको बोलेंगे 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड हो जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या नाम होगा, 2 पर क्या लगा हुआ है, एमिनो, और इसको बोलते हैं फिनॉल, ये सब कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, ये सब आपका कॉमन नेम है, ठीक है। तो 2 एमिनो और यहाँ पे फिनॉल हो जाएगा, तो 2 एमिनो फिनॉल हो गया। यहाँ पे देखो आपको पता है कि CN ऊपर होता था, जाके देखिएगा कभी, है ना, जाके देखिएगा, ये कीटोन है, मैंने बताया था कि CN की प्रियोरिटी ऊपर होती थी, प्रियोरिटी ऑर्डर में बताया था, याद कर लेना। तो CN नाइट्राइल ऊपर होता है और कीटोन नीचे होता है, तो 1 पे नाइट्राइल आ जाएगा ना, और 3 पर क्या आ जाएगा बताओ, 3 पर आप बोल सकते हो एसिटिल, ये एसिटिल ग्रुप होगा ना, CH3CO को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिल, याद रखना, इसको बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। तो 3 पर तो क्या हो गया एसिटिल, और इसको बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल, तो बेंजोनाइट्राइल बोल दो, सिंपल सी बात है। ये देखो 2 पर मेथिल है और 4 पर आयोडीन है ना, तो हो गया। अब बोलोगे सर ये बताओ आपने काउंटिंग ऐसे क्यों किया, अगर ऐसे काउंटिंग करोगे तो जो ग्रुप आ रहे हैं या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट जो भी है, वो 1 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर आप इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 आ जाएगा। अब जो सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स आ रहा है वो 4 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। दोनों में से छोटा कौन है, 7, यानी कि हमारा जो काउंटिंग है वो बिल्कुल सही है, यानी कि काउंटिंग हम इधर से करेंगे। अब OH से ही क्यों शुरू किया है, क्योंकि OH की प्रायोरिटी 1 होती है, पता है आप लोगों को, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम पता है कब होती है, जब केवल मेथिल एथिल होगा, जब केवल ब्रोमाइड आयोडाइड होगा, तब प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि OH की प्रायोरिटी फर्स्ट पर आएगी ही आएगी, COH फर्स्ट पर आएगा ही आएगा, OH फर्स्ट पर आएगा ही आएगा, सब तो पता है आप लोगों को। यहाँ COH फर्स्ट पर आएगा ही आएगा, तो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। ये मत करना है, देखो आपको बस फर्स्ट प्रायोरिटी ही चूज करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये कभी मत बोलना कि सर ये बताओ अगर यहाँ पे आपने BR को पहले क्यों ले लिया, OH को पहले लेना चाहिए था, ऐसा नहीं है।
आपको बस नंबर 1 एक बार डिसाइड कर लेना है, उसके बाद चाहे आप इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, बट ध्यान रखना लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो होना चाहिए। अब मत देखना कि बी आर और ओ एच में कौन ऊपर आता है, किसकी प्रायोरिटी ऊपर है, इसे मत देखना, ठीक है। आपने जब सीओएच का फर्स्ट डिसाइड कर लिया, बस फर्स्ट यहाँ पे डिसाइड करते हैं, बाकी फिर आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल ही लगाना है। इधर से आओगे तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है, तो 3 पर ब्रोमो आ गया, 4 पर हाइड्रोक्सी हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। ये सब क्या होंगे बताओ, क्या ये सब यहाँ पे प्रेफिक्स होंगे, तो प्रेफिक्स की तरह यूज करेंगे। एल्डिहाइड ऊपर आता है तो 1 हो गया, ये देखो 3, तो 3 पर ये क्या लिखा है मेथॉक्सी, और 4 पर देखो क्या लिखा है हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी पहले क्यों आया, क्योंकि आपको पता है ABCDEFGH में H पहले आएगा, M बाद में आएगा, 3 मेथॉक्सी हो गया, और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड हो गया। सिंपल सी बात है। चलो आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं बता रहा था। अगर सारा हाइड्रोजन होता, आपको पता है कि Br और Cl में इसको ब्रोमो बोलते हैं और इसको क्लोरो बोलते हैं, तो ABCD में कौन पहले आएगा, B पहले आएगा, तो यानी कि काउंटिंग 1 से शुरू करेंगे, फिर लोएस्ट लोकेंट रूल इधर से 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सारा इसमें देखो ध्यान से, इसमें NO2 ले लो, चाहे Cl ले लो, चाहे NO2, इसमें सब क्या होंगे एज ए प्रेफिक्स यूज करेंगे। इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, काउंटिंग ऐसी जगह से करेंगे जहां से लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो। देखो यहाँ पे लिखा है ना लोवेस्ट लोकेंट रूल, आप चाहे कहीं से भी कर, आपको कंफ्यूजन होगा सर अगर हम यहाँ से करेंगे तो कोई दिक्कत है, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ, यहाँ से कहाँ से करूँ बताओ, यहाँ से करूँ, यहाँ से करता हूँ, चलो यहीं से करता हूँ, बताओ किधर जाऊँ, 1 2, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, कुछ भी करके देख लेना यार। आप लोग इतना तो समझते हो कि तो 1 पे 2 पे और 5 पे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, और इसमें करोगे तो 1 + 2 + 4 आएगा, यानी कि ये 7 आ रहा है, तो 7 छोटा है ना, तो आप कुछ भी ट्राई करके देखना, सबसे छोटा यही वाला आएगा, यही ऑर्डर। तो लोएस्ट लोकेंट रूल किसके लिए लगाएंगे, NO2 होगा तब लगा सकते हैं, Br और मेथिल यानी एल्किल जो ग्रुप होगा ना, एल्किल वाला ग्रुप, उसमें इन सब में याद रखिएगा ये वाला रूल हम लोग लगाते हैं। बाकी इनके अलावा जैसे OH आ गया, CO आ गया, कीटोन आ गया, तो वहां पे तो हमको पता है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगा, बट इनका कोई प्रायोरिटी का ऑर्डर नहीं होता, याद रखना। जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप हो गया, क्लोरो हो गया, है ना, मेथिल एथिल हो गया, इन सब के लिए याद रखिएगा। वैसे यहाँ देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला देख रहे हो, यहाँ पे क्लोरीन है, मिथाइल है और NO2 है, तो बताओ कहाँ से करेंगे, मिथाइल से करेंगे ना, मिथाइल से करेंगे, तो इसमें कोई फर्स्ट ऑर्डर ऐसा नहीं है, बस इसमें हम क्या देख रहे हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल ही देख रहे हैं। तो 1 यहाँ पे आ गया, 2 आ गया, 3 4 इस तरह से करेंगे, तो 2 पर क्लोरो आ गया, 1 मेथिल आ गया, उसके बाद अल्फाबेट का ऑर्डर कर लो अपना, ठीक है। यहाँ पे देखो, सोचो कहाँ से करेंगे, तो यहीं से करेंगे 1 2 3, तो 1 3 पर डाई क्लोरो है, 2 पर ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो 1 3 डाई क्लोरो हो गया, खत्म, बेंजीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेथॉक्सी आ गया, आपको पता है कि मेथॉक्सी तो फर्स्ट पर ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 यहीं से शुरू होगा। OH तो फर्स्ट पर ही आएगा, वही पीछे जो पड़ा था, NH2 तो पहले पर ही आएगा, है ना। और यहाँ पे देखो इसका अलग से कर लेंगे, तो 1 पर क्या लगा है देखो, 2 3 डाई ब्रोमो, और 1 फेनिल, 1 पर क्या लगा है फेनिल, इसको फेनिल बोलते हैं, याद रखिएगा इसको फेनिल बोलते हैं। अगर बेंजीन पर ऐसे लगा हो इसको क्या बोलते हैं, फेनिल। कुछ समझ में आया। और अगर मान लो बेंजीन ग्रुप पर ऐसे CH2 लगा के फिर एक लगा दे, उसको बोलते हैं बेंजिल, याद रखना इसको बोलते हैं बेंजिल, समझ में आया। तो 2 3 डाई ब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन, तो इसको भी याद रखिएगा, ये सब आपको ध्यान देना है, किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आई होप आपको पूरा ये चैप्टर जितना मैं समझाना चाहता था, वैसे मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ, इसको मैं पढ़ाने वाला नहीं था चैप्टर, मुझे ऐसा लगता था कि ये सब आपको आता था। चलो आता था या नहीं आता था वो दूसरी बात है, लेकिन हाँ जितना पढ़ा दिया है उसको काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है, और जितना मैंने बोला था उसको कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।